किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी पद के बारे में, किसी सिस्टम के बारे में। पर ये किसी को पर्सनली हम डिबेट नहीं करने वाले हैं, ये हमारे अपने विचारधारा होगी, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो आज के शो में हमसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, उस प्रश्न पूछने का अधिकार है हमारे फ्रेंड, हमारे मित्र रोहित बजाज को। नमस्कार। तो रोहित जी बताइए, आप हमसे किस चीज के बारे में, किस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में हमसे बात करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं? आनंद जी, ये बताइए कि डेमोक्रेसी के बारे में आपके क्या विचार है, क्या वो है? हम आपको ये बताएंगे कि लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। इसे तुम सामान्यतः बोलते हैं कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। मतलब हमारे प्रजा के लिए, प्रजा के और प्रजा। रोहित जी, डेमोक्रेसी जो आपने सवाल किया है, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, प्रजातंत्र या इसे डेमोक्रेसी के लिए जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं, ये शासन करने का सबसे अच्छा तरीका है। आज दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री, पर मुद्दा यह है कि जिस हम ढांचे को 50-60 साल से ढो रहे हैं, 60 साल हो गए, 60 साल हो गए, 60 साल से हम ढो रहे हैं, उसमें बदलाव की जरूरत है। जिस फंडे में हम काम कर रहे हैं, उसकी जो बदलाव हम करते हैं, तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। और सिर्फ हमारे देश के लिए, दुनिया की जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जितनी प्रजातांत्रिक कंट्री या लोकतांत्रिक कंट्रीज हैं, उन सबके लिए अच्छा होगा। अभी रोहित जी, आज जो हमारा प्रजातंत्र है या लोकतंत्र कहिए, आज जो डेमोक्रेसी कहिए, अभी बचपन से जो हम पढ़ते आ रहे हैं, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अब इसका जो डेफिनेशन है वो आज के हिसाब से आप देखेंगे तो पूरा उल्टा हो गया। जब हम कहते हैं बाय द पीपल, तो ये हो क्या गया है, BUY हो गया, बाय द पीपल, जस्ट बाय एंड यू गेट इट। फिर हो गया ऑफ द पीपल, अब वो OF ऑफ द पीपल नहीं रह गया, OFF हो गया, वो ऑफ द पीपल। अभी जो हम बोलते हैं फॉर द पीपल, मतलब F और फॉर द पीपल जो पहले था, अब क्या हो गया, FAR हो गया, फॉर द पीपल, लोगों से दूर हो गए। तो ये हमारा डेमोक्रेसी का फॉर्मूला बन चुका है आज की डेट। तो इसमें जो सुधार की जरूरत है वो तो हम आगे बताएंगे, पर एक्चुअली में ये फंक्शन कैसे करता है, हम उस पर अपना विचार करते हैं। अभी रोज हम मेन मुद्दे पर आते हैं। अभी जो मैं कहा था वो तो आप समझ लीजिए, मतलब एक छोटा सा मजाक समझ लीजिए, जो भी है, जो मजाक बना दिया है बहुत लोगों ने, पर एक्चुअली जो है वो है मेजोरिटी पीपल governing the state or governing the country with the majority, बहुमत के साथ में। अभी और देशों का तो हम नहीं कह सकते हैं, हम अपने भारत देश की बात करते हैं। तो हमारे भारत देश में जो पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो वहां पर कुल मिलाकर 545 सीटें, 545। अब जो हमारी गवर्निंग पार्टी रहती है, उस गवर्निंग पार्टी को 273 मतलब 273 सीट लाने जरूरी होते हैं, तो बचते हैं 272 सीट। हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि समझिए किसी को 272 सीट है और दूसरी पार्टी की 272 सीट है। अब एक कैंडिडेट जो अकेला लड़ रहा है, जिसको आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट या निर्दलीय होते हैं, निर्दलीय कह सकते हैं, वो आदमी पूरे हिंदुस्तान का भविष्य बदल सकता है। पूरे हिंदुस्तान की जो मेजोरिटी है, उनकी जो थिंकिंग है, उन्होंने जिसको बहुमत से लाया है, वो चाहे तो बदल सकता है। जैसे एक पार्टी है वो 232 सीट लेके आती है, दूसरी पार्टी 232 सीट लेके आती है, दोनों को पब्लिक ने चुना है। अभी ये बंदा, ये जो पार्टी है या ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो अपने एक वोट से अगर वो इसकी तरफ आ जाता है तो ये शासन करेगा, अगर वो इसकी तरफ आ रहा है तो ये शासन करेगा, और दूसरी पार्टी जो है वो विपक्ष में बैठ जाती है। तो एक आदमी आज हमारे 125 करोड़ जनता का जो बहुमत है, उनकी जो विचारधारा है, जितने को उन्होंने चुना है, वो पूरा का पूरा पलट देता है, पूरे देश के भविष्य को पलट सकता है एक इंसान। आनंद जी, ये बताइए डेमोक्रेसी में क्या खामियां है, वो प्लीज अपडेट कीजिए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने रोहित जी कि हमारे डेमोक्रेसी की खामियां क्या है। और ये खामियां सिर्फ हमारे देश में नहीं है, ये बहुत सारे देशों में है। क्योंकि हम आज जो डेमोक्रेसी के बारे में जो बात कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी के बारे में सिर्फ हम अपने देश की नहीं बातें कर रहे हैं, सिर्फ उदाहरण के तौर पे, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे वो अपने देश का उदाहरण दे रहे हैं। क्योंकि हम जब भी सोचेंगे अपने देश के बारे में सोचेंगे, पर ये खामियां ओवरऑल मोरलेस
लगभग बहुत सारे देशों में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे हम हो, या कोई भी जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, बहुत सारे कंट्रीज हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। रोहित जी, बेसिकली हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में ही कमी है। जब हमारा देश हो, या वो अमेरिका हो, या पाकिस्तान हो, या फिर बांग्लादेश, कोई भी कंट्री, अभी समझिए आप दुनिया के लगभग 60-70% जो कंट्रीज हैं वहां पे डेमोक्रेसी है। अभी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया 543 सीटों पर। अभी इसमें जो कमी है, जैसा अभी क्षेत्र पकड़ते हैं, अभी एक क्षेत्र में या हमारे देश में टोटल जो वोटिंग की संख्या है, जितनी मतदान होती है, वो मतदान होता है सिर्फ 50%। अब 50% मतदान होता है, 50% तो वोटिंग करते ही नहीं है। अब हम आते हैं एक क्षेत्र को पकड़ते हैं, इसको और आप जो कैलकुलेशन करेंगे, आप पूरे देश का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक क्षेत्र में ये पकड़ लीजिए कि अभी आप एक क्षेत्र पकड़ लीजिए, उस क्षेत्र में कम से कम 10 उम्मीदवार खड़े होते हैं। तो यहां पर वोटों या डिवीजन है वो ऑटोमेटिक 10 लोगों में डिवाइड हो जाता है। तो एवरेज जो उम्मीदवार जीतता है उसे मिलते हैं कम से कम एवरेज पकड़ लीजिए ज्यादा से ज्यादा रोहित जी उनको 20% वोट मिलते हैं। तो अब ये जो 20% वोट मिले हैं, तो ये 50% में मिला है। तो ओवरऑल जो 100% जो वोटिंग है, जब उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके जो हमारे जो एक्चुअल उम्मीदवार को जो वोट मिला है वो 10% मिला है। मतलब 100% में से जो उम्मीदवार हमारे क्षेत्र को लीड कर रहा है, जो हमारे भविष्य का निर्धारण करने वाला है, उसको सिर्फ 10% वोट मिला है। अब हमारे ऊपर की तरफ, अब चूंकि अगर हम ऐसे पकड़ लीजिए कि 100 उम्मीदवार खड़े हुए, तो 100 उम्मीदवार में से जो जीतने वाले जो रूल कर रहे हैं, जो पार्टी जीत रही है, उसे एवरेज पकड़ लीजिए, रूल करेगा 10% उम्मीदवारों के साथ में जीतेगा। तो ओवरऑल जो कैलकुलेशन है, जो हमारे भविष्य का निर्धारण करने वाले हैं, उनको जो वोटिंग मिला वो सीधा आधा हो जाता है। मतलब सिर्फ 5%। मतलब जो व्यक्ति हमारे देश को लीड कर रहा है, हमारे कंट्री को लीड कर रहा है, हमारे चीजों को लीड कर रहा है, उसे सिर्फ 5। रोहित जी, अभी जो मैं कैलकुलेशन आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह हम पे जो लोग शासन करते हैं, जो हमारे देश के ऊपर शासन करते हैं, किस तरह सिर्फ 6% मत पाने वाले लोग हमारे देश को चलाते हैं, वो मैं कैलकुलेशन आपको समझाता हूं। तो एग्जांपल ले लीजिए कि हमारे समझिए 543 सीटें हैं। तो 543 सीटों में समझ लीजिए जो लोग शासन करने वाले हैं वो 50-50 करेंगे। तो समझ लीजिए 272 इधर और 272 इधर। मतलब ओवरऑल जब जो आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया 5% और 5%, पूरे 100%। तो रोहित जी, अब मैं जो आपको सीधा सीधा कैलकुलेशन बता रहा हूं वो ये है कि ये जो 10% वाले हैं, जिनको हमने अपना जनप्रतिनिधि चुना है, ये पूरा 10% वाले पहुंच गए पार्लियामेंट। अब वहां पे टोटल 543 सीटें हैं। तो 543 सीट पे जो लोग पहुंचे हैं उनको हमारे 10% वालों ने चुना है। अब अभी जो शासन करने वाला आदमी है, जो शासन करने जो मेन जो पार्टी होगी, वो 273 वाले होंगे। मतलब यहां पे 50% हो गए। तो 50% होने के बाद जो टोटल एवरेज है वो हमारा हो जाता है 5%। तो जो जनप्रतिनिधि हमारा जो मेन जो शासन करने वाला है, जो मेन हमारा प्रधानमंत्री होगा, वो सिर्फ 5% या 6% पकड़ लीजिए, या ज्यादा 7% पकड़ लीजिए। 7% वोट पाकर, मतदान पाकर वो हम पे शासन करेगा, हमारे देश को चलाएगा। जिनको हमारे 93% या एवरेज ज्यादा पकड़ लीजिए 90%, जिनको 90% लोगों ने नहीं चुना है, तो देश पे शासन करने वाले वो लोग हैं जो सिर्फ 7%, मैक्स पकड़ लीजिए 10%। तो देश पे शासन करने वाले लोग प्रतिनिधि है हमारा। अब रोहित जी ये बताइए, जब वहां पे बैठ जाते हैं तो कहते हैं कि हम जो चुने हुए हैं वो बहुमत से चुने हुए हैं, ये जनता का आदेश है, जनता का जनादेश है। ये जनादेश कहां है? जनादेश आप ही बताइए। सिर्फ 6% जनादेश है, 90% लोगों ने तुमको चुना नहीं। तो रही ऊपर पहुंचने के बाद ये कहते हैं ये हमने तो रही हम
ऊपर पहुंचने के बाद ये कहते हैं कि हमें बहुमत मिला है। कहां है बहुमत? ये बहुमत नहीं है, ये अल्पमत है। फिर ये कहते हैं कि जनादेश है। अरे कहां का जनादेश? ये जो है ये मुट्ठी भर लोगों का आदेश है, उन 7% लोगों का आदेश है। 93% उनको चुना नहीं है, तो काहे का बहुमत, काहे का जनादेश? दरअसल ये हमें भ्रमित करके जो एक्चुअल लोकतंत्र की जो परिभाषा है उस परिभाषा को ये बदल डालते हैं। चुनती तो जनता ही है, पावर तो उनके हाथ में है। आनंद जी, आपने पावर के बाद वो बोल दिया, आप ये बताएं आपकी नजर में इसका क्या सोल्यूशन है, क्या आंसर है? रोहित जी, आपने जो सवाल किया सॉल्यूशन का, तो इस सॉल्यूशन के लिए थोड़ी सी कोशिश की गई है। जिसे एक जब इलेक्शन करते हैं तो नोटा का जो ऑप्शन दिया गवर्नमेंट ने, मतलब नन ऑफ द अबव नोटा। तो अभी इसमें भी इस नोटा जो प्रोसीजर है, इस नोटा के प्रोसीजर को अभी से बटन फॉर्मेट में उसे एक पावर देनी पड़ेगी, जो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, जैसे वोटिंग हुआ तो 200 कैंडिडेट जो है उनको वोट्स मिलेंगे, पर उसमें अगर सबसे ज्यादा वोट अगर नोटा वाले बटन में दब गया तो उस क्षेत्र में री-इलेक्शन करवाना चाहिए। पर उसमें होना यह चाहिए कि नन ऑफ द वोट, मतलब पब्लिक का जो बहुमत है ऊपर में से किसी के साथ नहीं है, तो उन 200 कैंडिडेट को वापस इलेक्शन में नहीं खड़ा होना चाहिए। अब जो कैंडिडेट्स खड़े होंगे वे सारे के सारे नए होने चाहिए। अब उसमें से पब्लिक को यह अधिकार होगा कि उस 200 में से जो सबसे अच्छा हो या जिसको भी चुनना चाहे, खराब में से अच्छा में से, उस 200 में से किसी एक का सिलेक्शन करना चाहिए। तो बेसिकली नोटा का जो बटन है वो बटन ना होकर अब उसे एक पावर में परिवर्तन देना चाहिए, उसे एक पावर दे देना चाहिए। तो इस तरह हम पावर देंगे तो उस नोटा का मतलब बहुत मालूम पड़ेगा, तो उस नोटा के वैल्यू पता चलेगा कि हाँ भाई ये नोटा का बटन है, इस तरह से फंक्शन कर सकता है। अभी तो फंक्शन नहीं है, उसके पास कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं, तो उस बटन को कोई वैल्यू नहीं है, तो उसे शक्ति देने की जरूरत है, एक पावर देने की जरूरत है। अब विरोध भी ऐसा है कि जो अच्छे ईमानदार लोग हैं और इस पॉलिटिक्स की कीचड़ में पड़ना नहीं चाहते। जब इस नोटा बटन को एक पावर देंगे तो इनके अंदर एक जागरूकता पैदा होगी, जो ईमानदार और जो लोग हैं जिनको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, जो आज हमारी युवा पीढ़ी है, उसमें ऐसा नहीं कि सब बेईमान है। ये जो आज की युवा पीढ़ी है वो चाहती है हमारा देश तरक्की करे, तो युवाओं के लिए और ईमानदार लोगों के लिए एक रास्ता खुले। हमारी जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, उसमें अच्छे और नए लोग की एंट्री होगी। तो रोहित जी, इस नोटा के थ्रू जब हमारे जनता को नकारने की शक्ति आएगी, जब नकारने की शक्ति है, और नकारने की शक्ति किसके लिए? इन्होंने उनको नकारा है जो बिल्कुल नकारे हैं, जो काम नहीं करते, जो करप्शन की तरह से हुआ है। तो जब नकारने की शक्ति जनता में आएगी तो उसी वक्त अच्छे लोगों की एंट्री होगी। तो ये हमारे राजनीति के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा हुआ। मान लिया ये जो नए जो कैंडिडेट हम चुनते हैं, राजनीति में आते हैं, एंट्री होती है, बाद में पता चला वो भी भ्रष्ट हो गए, तो क्या होगा? इसका क्या सोल्यूशन है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि वहां पे वो भी जाकर भ्रष्ट हो गए। तो इनफैक्ट देखा जाए तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि अगर 100 आम सड़े हुए हो, उनमें से आपने 10 अच्छे आम डाल दिए तो सीधी बात तो 10 आम में खराब हो गए। और उसका भी सॉल्यूशन है। अब उसका सॉल्यूशन ये है कि जनता को बाई इलेक्शन का अधिकार देना चाहिए। रोहित जी, इसका सॉल्यूशन ये है कि जनता के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वापस जनमत के थ्रू जिनको वहां पे भेजा गया है उनको वापस उसी जनमत के थ्रू वापस बनाने का अधिकार ना मिलना चाहिए। एक टाइम पीरियड फिक्स करना चाहिए कि 2.5 साल हो या 3 साल हो, तो उस 2.5-3 साल बाद जनमत के थ्रू हमारे जनता के पास ये अधिकार होना चाहिए तो वापस बुला लिया जाए। तो उनके दिमाग में तो ये है कि भाई हम 5 साल के राजा बन गए, अब 5 साल के लिए हमको लूटने का लाइसेंस मिल गया, नहीं कोई ईमानदार हो गया, ऐसा करेंगे नहीं। फिर भी
अगर उन्होंने ये हरकत किया या हमारी जनता उनसे सेटिस्फाइड नहीं है तो उन्हें वापस बुला लिया जाए और फिर वापस उसे बाई इलेक्शन कर देना चाहिए। इससे बाई इलेक्शन का मुद्दा है, तो बाई इलेक्शन करा के जब वापस बुलाएंगे तो कभी वो करप्शन बनेंगे नहीं देते या करप्शन किए भी तो ऐसा होगा कि आटे में नमक किया तो वो चल जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और ये सबसे मतलब एक अहम चीज ये है डर। तो जब ये डर उस प्रतिनिधि के दिल में बैठेगा कि भाई हमें तो अगर हमने कोई गलत काम किया तो वापस बुला लिया जाएगा, तो ये जो डर है उन्हें गलत काम करने से रोकेगी। एक बात और रोकी, जिस प्रतिनिधि को जनता ने वापस बुला लिया, चाहे वो 2.5 साल हो या 3 साल हो, तो टाइम पीरियड फिक्स होगा। जब 2.5-3 साल बाद उन्हें वापस बुला लिया जाए तो फिर उन्हें एक्स एमएलए या एक्स एमपी का जो फैसिलिटीज मिलते हैं उस फैसिलिटीज से उनको वंचित कर दिया जाए। क्योंकि अगर उनके दिमाग में रहे हम तो एक्स एमएलए या एक्स एमपी है, फिर उनके दिमाग में रहे वापस दिया गया तो फैसिलिटी मिलेगी नहीं, तो उस फैसिलिटीज से उनको वंचित कर दिया जाना चाहिए। ये ऐसा लॉ रहना चाहिए।